नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। आज जाकर उन कश्मीरी हिंदुओं की आत्मा को थोड़ी बहुत सुकून मिला होगा कि वो शख्स जो जिम्मेदार था कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम के लिए, वो शख्स जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को मारा था, वो शख्स जो टेरर फंडिंग कर रहा था कश्मीर में, वो शख्स जिसने उन नौजवानों के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो शख्स यासीन मलिक को अब जाकर दिल्ली कोर्ट ने एक अवार्ड दिया है और वो अवार्ड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। जी हाँ, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कल यासीन मलिक को सजा सुनाई है कि अब वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जिंदगी भर वो जेल में रहेगा। जो आरोप उसके ऊपर लगे थे वो बहुत ज़्यादा संगीन थे। जो 2 बड़ी धाराएं हैं जो यासीन मलिक के ऊपर चलेगी, उसको मिलाकर ये फैसला आया है कि जिंदगी भर अब यासीन मलिक जेल में रहने वाला है। जी हाँ, तिहाड़ जेल में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखेंगे यासीन मलिक को। सेक्शन 121 ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, सेक्शन 121 जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर करना, और सेक्शन 17 जिसमें आप टेरर फंडिंग करते हो। तो इन 2 बड़ी धाराओं के तहत केस बना है यासीन मलिक के ऊपर। यासीन मलिक JKLF का चेयरमैन था, यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। वो चाहता था कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए। यासीन मलिक के ऊपर आरोप था कि वो पाकिस्तान के बेहद करीब था, वो अक्सर पाकिस्तान जाया करता था ट्रेनिंग के सिलसिले से। और जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, द एंटी टेरर लॉ एंड सेडिशन लॉ ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो इन धाराओं के तहत इसके ऊपर मुकदमा चला। और फाइनली बहुत सालों के बाद ये केस चला, तारीख पे तारीख आती रही, और अब जाकर ये फैसला आया है स्पेशल NIA कोर्ट दिल्ली की तरफ से कि ज़िंदगी भर के लिए यासीन मलिक अब जेल में रहेगा। कुछ लोग इस खबर से खुश भी है और कुछ लोग इस खबर से थोड़ा बहुत गुस्से में भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, क्यों यासीन मलिक को लटकाया नहीं गया। और कुछ लोगों का यही भी मानना है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो जिंदगी भर का दर्द देगी यासीन मलिक को, क्योंकि डेथ पेनल्टी में कुछ सेकंडों का ही दर्द होता है, उसके बाद वो बंदा आज़ाद हो जाता है, यानी कि उसकी आत्मा निकल जाती है। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बंदा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जेल की हवा लेगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में, जी हाँ, अपने श्रीनगर में, हमारे कश्मीर के श्रीनगर में सारी दुकानें बंद हो गई है। वहाँ पर फिलहाल सब कुछ बंद है, वहाँ पर हालात थोड़े ख़राब हो रखे हैं। और अभी जो वीडियो सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। और वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि तुम कितने मलिक मारोगे, हर घर से मलिक निकलेगा। मतलब उनके लिए मलिक एक हीरो है। लेकिन पूरा देश जानता है कि मलिक ने जो पाप करे हैं, जो आतंकवाद फैलाया है कश्मीर में, जो कश्मीर की हालत हुई है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं यासीन मलिक की वजह से हुई है। आपने देखा होगा था कश्मीर फाइल्स में जो फोटो थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो फोटो जो कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई है, और ये है रियल फोटो। ये है यासीन मलिक अपने जमाने के दिनों में, और ये है वो जर्नलिस्ट जो कि लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट है, और किस तरीके से ये हाथों में हाथ डाले यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचवा रही है। और यही नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं यासीन मलिक के साथ। यासीन मलिक कुछ गिफ्ट करते हैं मनमोहन सिंह को, और देखिए कितने हसीन चेहरे हैं, कैसे खुश नजर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आतंकवादी के साथ। अब सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ मीडिया आर्टिकल है जो ये न्यूज़ छाप रहे हैं कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट यासीन मलिक। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेपरेटिस्ट का मतलब होता क्या है। सेपरेटिस्ट मतलब होता है कि वो शख्स जो चाहता है कि उसकी कम्युनिटी या उसका जो इलाका है वो देश से अलग हो जाए। तो इन्होंने बोला है कि यासीन मलिक एक सेपरेटिस्ट था, यानी कि यासीन मलिक चाहता था कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए। यासीन मलिक एक टेररिस्ट था, एक आतंकवादी था जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मारा था। और यासीन मलिक वही शख्स था जिसने सैकड़ों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया था। तो ऐसा इंसान सेपरेटिस्ट नहीं, एक टेररिस्ट ही हो सकता है जिसने इतने पाप किए हो और वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है। आपको बता दो कि यासीन मलिक ने कहा था कि मुझे कोई वकील नहीं चाहिए, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, और वो अपना केस खुद लड़ भी रहे थे। लेकिन बाद में उनको एक वकील सौंपा गया जो कि उनकी तरफ से केस लड़ रहा था। यासीन मलिक ने बोला है, उसने प्लीड गिल्टी किया है कि उसने सारे के सारे आरोप अपने ऊपर लिए हैं कि जो भी उसने पाप किए थे, जो भी उसने कत्लेआम किए थे, जो भी उसने आतंकवाद फैलाया था, वो सारी की सारी बात उसने कोर्ट में कबूल ली है।
और उसने बोला है कि अब मैं किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाऊंगा, ना मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, ना मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अब मुझे जो सज़ा मिली है मैं उससे खुश हूं, मुझे वो मंजूर है। तो अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है यासीन मलिक ने। और यासीन मलिक ने एक बात भी बोली थी कि पिछले कुछ सालों से मैं गांधीयन लाइफ जी रहा था। गांधीयन लाइफ का मतलब होता है कि मैं गांधी वाली जिंदगी जी रहा था। मैंने नॉन वॉयलेंस की शपथ ले ली थी कि मैं अब वॉयलेंस नहीं करूंगा। मतलब वो शख्स जिसने इतने लोगों को मारा, इतने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, हमारे आर्मी के जवानों को मारा, टेरर फंडिंग करी, कश्मीरियों के हाथों में किताब की जगह पत्थर पकड़ा दिए, उनका ब्रेन वॉश कर दिया, वो बंदा बोल रहा है कि मेरा अब हृदय परिवर्तन हो गया और अब मैं गांधीयन लाइफ जी रहा हूँ, अहिंसावादी जिंदगी जी रहा हूँ। कितनी अजीब बात है ना। तो इनको लगता है कि ऐसा बोलने से कोर्ट के आगे इनको संतावना मिलेगी और मीडिया के आगे या फिर लोगों के आगे थोड़ा लोग इनको अच्छा मान लेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि इसी बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसका ट्वीट आता है और वो लिखते हैं, India's continued attempts to silence critical voices against its blatant human rights abuses are futile. Fabricated charges against Yasin Malik will not put a hold to Kashmir's struggle to freedom, urging the UN to take notice of unfair and illegal trials against Kashmiri leaders. मतलब ये बंदा ये बोल रहा है कि यासीन मलिक बेकसूर है, यासीन मलिक ने जो भी किया वो सही किया है और इंडिया वाले, हिंदुस्तान जो कर रहा है यासीन मलिक के साथ वो गलत है और मैं चाहता हूं कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन इसमें इंटरफेयर करे। मतलब इन भाई साहब को क्या लगता है कि इनकी सुनेगा यूएन? मतलब आपने कुछ मैच का खेल लिए तो आपको लगता है कि आप तो भाई पता नहीं क्या हो गए हो। अपने देश का हाल देखो यार, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके एक दोस्त है, आपके एक टीममेट है जिसका नाम है मोहम्मद हफीज, उनका एक ट्वीट आया था, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बारी। नो पेट्रोल अवेलेबल इन एनी पेट्रोल स्टेशन इन लाहौर, नो कैश अवेलेबल इन एटीएम मशीन, व्हाई अ कॉमन मैन हैव टू सफर फ्रॉम पॉलिटिकल डिसीजन। मतलब तुम्हारे टीममेट खुद ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे देश में पेट्रोल अवेलेबल नहीं है पेट्रोल स्टेशन पर, एटीएम मशीन में जाओ तो कैश अवेलेबल नहीं है और आप ज्ञान दे रहे हो हिंदुस्तान को। तो अपना ज्ञान अपनी में रख लो और फालतू की बातें मत किया करो। और इस बात का रिप्लाई करते हुए हमारे क्रिकेटर अमित मिश्रा ये रिट्वीट करते हैं, डियर शाहिद अफरीदी, ही हिमसेल्फ हैज प्लीडेड गिल्टी इन कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, नॉट एवरीथिंग इज मिसलीडिंग लाइक योर बर्थ डेट। तो मतलब अमित मिश्रा ने बोला कि यासीन मलिक ने खुद कोर्ट में ये गुनाह कबूला है ऑन रिकॉर्ड और हर कुछ झूठ नहीं होता तुम्हारी एज की तरह। यानी कि शाहिद अफरीदी की जो एज है वो एक चर्चा का विषय रही है शुरू से ही। अकॉर्डिंग टू आईसीसी रिकॉर्ड्स शाहिद अफरीदी 1980 में पैदा हुए थे और इस हिसाब से तो शाहिद अफरीदी की उम्र 42 साल होनी चाहिए थी। लेकिन शाहिद अफरीदी की 2019 में एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसमें शाहिद अफरीदी ने लिखा था कि वो 1975 में पैदा हुए थे। तो उस हिसाब से तो शाहिद अफरीदी की उम्र 47 साल होनी चाहिए। तो भाई साहब आपकी उम्र क्या है पहले वो पता कर लीजिए, बाकी बाद में करना ह्यूमन राइट्स की बात यूएन के आगे, क्योंकि यूएन तो आपको सुनने वाला है नहीं। हम सुन लेते हैं, आपको ट्रोल कर लेते हैं, इसी में आप अपनी खैरियत समझिए। लेकिन जो कल कश्मीर में हुआ वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। टीवी एक्ट्रेस और सिंगर अमरीना भट्ट को कुछ आतंकवादियों ने गोली मार दी। होता यूं है कि अमरीना भट्ट अपने घर में होती है, कुछ लोग आते हैं, गेट को नॉक करते हैं और जब गेट खुलता है तो एक छोटी सी बच्ची यानी कि अमरीना भट्ट की भांजी गेट को खोलती है और वो आतंकवादी बोलते हैं अमरीना भट्ट की भांजी से कि बेटा अपनी मौसी को बुला के लेके आओ। और जब वो मौसी को बुलाती है तो जैसी ही वो आती है सामने से वो आतंकवादी गोलियों से भून देते हैं अमरीना भट्ट को और उसी बीच वो छोटी बच्ची, वो भांजी अपनी मौसी को बचाने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसके भी थोड़ी सी गोली लग जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, अमरीना भट्ट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही अमरीना भट्ट अपना दम तोड़ देती है। और आपको बता दूं कि जो उसकी भांजी है वो अभी स्टेबल है, उसकी हालत थोड़ी स्टेबल है। तो सोचिए कैसा माहौल है इस वक्त कश्मीर में। वो एक्ट्रेस जिसका कोई गुनाह नहीं था, वो गाना गाती थी, वो अभिनेत्री थी, जिंदगी जी रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन आतंकवादियों के दिमाग में क्या आता है कि वो उसको मार देते हैं। अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर क्यों अमरीना भट्ट को मारा गया है, इसके पीछे की क्या वजह है ये क्लियर नहीं हो पाई है। जिस इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को यासीन मलिक ने मारा था, रवि खन्ना, उनकी वाइफ निर्मल खन्ना का ये बयान सामने आता है कि बेशक बाकी लोग इस जजमेंट से खुश है या सेटिस्फाइड है, लेकिन मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरे हिसाब से इस आतंकवादी को, यासीन मलिक को
मौत होनी चाहिए थी, इसकी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए थी, उसको लटकाना चाहिए था। लेकिन मुझे अपने न्यायालय पर पूरा विश्वास है और जस्टिस देर से ही आई है, लेकिन आई है, मुझे इस बात की खुशी है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि महबूबा मुफ्ती ने सपोर्ट किया है यासीन मलिक को। आपको बता दूं कि यासीन मलिक के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती की बहन को किडनैप किया था। इसके बावजूद भी आज ये दिन आ गया है कि महबूबा मुफ्ती खुलेआम सपोर्ट कर रही है यासीन मलिक को, और उन्होंने बोला है कि ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ है। जब मैं ये सारी बातें बताता हूं ना कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ था, तो लोग यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि कश्मीर का सच इतना सच है ना कि हमें झूठी लगता है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो कश्मीरी हिंदुओं ने सहा है, जो उनके साथ हुआ है, और उसी का पाप इस यासीन मलिक के ऊपर फूटा है और आज इस आतंकवादी को सजा सुनाई गई है जिंदगी भर जेल में सड़ने की। आपकी क्या राय है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।